वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। माय नेम इज मोहम्मद सादिक। इस सीरीज का जो है पार्ट 10 हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लास छोटी होगी, बस क्वेश्चन जो है नए होंगे, कंसेप्ट भी नए होंगे। हर क्वेश्चन में जो है कुछ न कुछ नई चीजें या फिर नए कंसेप्ट जो है हमें सीखने को मिलेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्वेश्चन वन। तो लिस्ट वन में जो है इंटरनेशनल मीटिंग है और लिस्ट टू में जो है उसके ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। लिस्ट वन को लिस्ट टू से जो है हमें मैच करना है। तो अगर आप देखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये किस चीज के लिए लाया गया था? ये ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए लाया गया था। क्यों लाया गया था? क्योंकि ग्रीन हाउस जो गैस है उनकी वजह से क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो इसी वजह से हमें क्या करना है, ग्रीन हाउस गैस को कम करना है ताकि ग्लोबल वार्मिंग को हम क्या कर सके, कम कर सके। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन डिप्लीशन के लिए लाया गया था, यानी कुछ ऐसी गैसेस हैं जिनकी वजह से हमारी ओजोन लेयर क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है, खराब हो रही है, यानी कम हो रही है, पतली हो रही है। तो उस वजह से हमने क्या किया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में आया था। क्योटो जो है ये जापान में एक जगह है, ठीक है, तो वहीं पर जो है ये प्रोटोकॉल लाया गया था। मॉन्ट्रियल जो है ये कनाडा के अंदर एक जगह है, तो यहाँ पे इस प्रोटोकॉल को साइन किया गया था, ठीक है। और रियो समिट जो है ये 1992 में जो है इसको साइन किया गया था। और पेरिस एग्रीमेंट जो है ये पेरिस में किया गया था 2015 में, ठीक है। तो रियो समिट किस चीज के लिए थी? ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड थे, जिसके अंदर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स आए थे जो लीगली बाइंडिंग थे। उन्हीं में से एक था बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है। हमें अपनी बायोडायवर्सिटी को क्या करना है, कंजर्व करके रखना है, उसकी हिफाजत करनी है, उसको तहफ्फुज देना है। और पेरिस एग्रीमेंट के ही मौके पर जो है हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी क्या किया था, लॉन्च किया था, जो कि इंडिया एंड फ्रांस का ज्वाइंट इनिशिएटिव था, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ा है, तो क्वेश्चन काफी अच्छा था। आप इस तरीके से मैच करके इसका आंसर निकाल सकते हो। चलिए क्वेश्चन टू। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन पैटर्न ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। तो डिडक्टिव रीजनिंग की कौन सी एक टाइप नहीं है? तो यहाँ पे जो है हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म जो है ये हमारे सिलेबस में डायरेक्टली इंक्लूड तो नहीं है, बट इनडायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये भी डिडक्टिव की एक टाइप्स है। कैटेगोरिकल सिलोजिज्म ये आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है, जिसको हम पढ़ते हैं AEIO के जरिए जो है हम चीजों को क्या करते हैं, समझते हैं, ठीक है। और आर्गुमेंट फ्रॉम डिफिनेशन ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। प्रिडिक्टिव आर्गुमेंट जो है ये कोई ऐसा आर्गुमेंट नहीं होता डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। और हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म ये हमारे सिलेबस में डायरेक्टली इंक्लूड नहीं है, बट इसकी चीजें मैं आपको बताता हूँ कि ये इसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल सिलोजिज्म बोलते हैं, ठीक है। इसको हम कंडीशनल सिलोजिज्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो स्टेटमेंट होते हैं ना वो कंडीशन वाले होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कह दूं कि इफ वाली स्टेटमेंट यहाँ पे आती है कि अगर तुम आओगे तभी मैं बाजार जाऊंगा। तो इफ देन वाला जिस भी सिलोजिज्म के अंदर इफ या देन वर्ड यूज होगा, तो उस सिलोजिज्म को या उस स्टेटमेंट को हम कंडीशनल स्टेटमेंट का नाम देते हैं, हम हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म का नाम देते हैं, ठीक है। तो अगर इफ या देन वाली स्टेटमेंट जो है पूछ ली जाती है और आपको ऑप्शन में दे दिया जाए, अगर उस ऑप्शन के बारे में आप श्योर ना हो मुकम्मल तरीके से, वहां पे कंडीशनल वर्ड यूज किया गया हो या हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म यूज किया गया हो, तो उसका आंसर जो है वही हो सकता है, क्योंकि ये कंडीशनल सिलोजिज्म के स्टेटमेंट जो है इफ एंड देन से ही शुरू होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन थ्री। विच ऑफ द इज नॉट अ प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट? तो फॉलोइंग में से कौन सा एक प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट नहीं है, यानी प्राइमरी गैस कौन सी नहीं है यहाँ पे जिसकी वजह से जो है पॉल्यूशन, मतलब पॉल्यूटेंट जो वो गैसेस जो पॉल्यूट करने वाली हो, जो आलूदगी करने वाली होती है, गंदगी मचाने वाली होती हैं। तो इनमें से अगर आपने देखा होगा O3, ठीक है, O3 को हम क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं। तो ओजोन एक ऐसी गैसेस है जो तीन तरीके के मुरक्कबात से मिलकर बनती है, तीन कंपाउंड से मिलकर बनती है, ठीक है। तो ये कौन सी गैसेस है? ये आपकी एक सेकेंडरी गैस है, ठीक है। तो ये आपकी प्राइमरी पॉल्यूटेंट में नहीं आएगी। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। SO2 को हम सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं। NO को हम नाइट्रिक्स ऑक्साइड या फिर जिसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के नाम से हम जानते हैं। CO को हम कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम देते हैं। ये तीनों गैसेस हमारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट में आती हैं। ओजोन जिसको हम O3 के नाम से जानते हैं, ये एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। चलिए क्वेश्चन 4।
सर्वे रिसर्च ऑन अ सिंगल केस विद अ व्यू टू रिवीलिंग इंपॉर्टेंट फ्यूचर अबाउट इट्स नेचर कॉरस्पॉन्ड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च डिजाइन। यानी कहना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी सिंगल केस पे एक सर्वे रिसर्च कर रहे हो और आप इस मकसद से कर रहे हो, इस नजरिए से आप वो रिसर्च कर रहे हो ताकि इंपॉर्टेंट फ्यूचर को आप रिवील कर सको उस केसेस के बारे में या उस चीज के बारे में कि उसका नेचर है क्या, ठीक है। तो देखिए, अगर किसी भी वर्ड के आगे हम रिवील वर्ड यूज कर देते हैं तो रिवील का मतलब होता है कि किसी भी केस की गहराई में जाकर आप क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, यानी बहुत ही इन डेप्थ जो है आप चीजों को जाकर क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो। तो इसके लिए जो हम रिसर्च डिजाइन यूज करेंगे वो होगी केस स्टडी। केस स्टडी का मतलब होता है इन डेप्थ स्टडी करना, यानी किसी भी केस की, किसी भी सिचुएशन की या किसी भी फिनोमिना की जब रिसर्चर को इन डेप्थ में जाकर स्टडी करता है तो उस तरीके की सिचुएशन को हम केस स्टडी का नाम देते हैं। और ये कहाँ पर यूज होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर यूज होती है, ठीक है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन में केस स्टडी को जो है यूज किया जाता है। तो बस आपको वर्ड पे गौर करना है, चीजों पे गौर करना है, क्योंकि चीजें आप लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है, बट क्वेश्चन कर करके या क्वेश्चन करने से ही हमारे अंदर ये ट्रिक या फिर ये प्रैक्टिस, हमारा माइंड जो है तभी काम करेगा जब हम ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज लगाएंगे। चलिए, क्वेश्चन 5, वेयर डिड नन्स एंड मोक्स meditate डिबेट एंड डिस्कस विथ लर्न फॉर देयर क्वेस्ट फॉर नॉलेज। तो देखिए, मोंक्स हम किसको बोलते हैं, ठीक है, भिक्षु को बोलते हैं, हिंदी में जिसको भिक्षु कहा जाता है और उर्दू में जिसको आबिद, जाहिद, राहिब जिसको हम बोलते हैं, यानी जो अल्लाह वाले होते हैं, जिनका कनेक्शन गॉड से होता है। तो आदमियों के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है, यानी रिलीजियस ग्रुप से जो आदमी रिलेट करते हैं उनको हम मोक्स बोलते हैं, और जो रिलीजियस औरतें होती हैं, ठीक है, उनको हम नन्स बोलते हैं, ठीक है। तो यानी जो जाहिदा, आबिदा खातीन होती हैं या फिर औरतें होती हैं या फिर भिक्षुआएं जो होती हैं उनको हम नन्स बोलते हैं। तो वही कह रहे हैं कि कहाँ पर जो है नन्स एंड मोक्ष जो है अपनी लर्निंग की तलाश के लिए जो है डिबेट और डिस्कशन करते थे। यानी कहाँ पे ये लोग जो है अपनी नॉलेज की तलाश के लिए, अपनी नॉलेज को जो है एक तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए, सीखने के लिए, कहाँ पे इनका डिबेट और डिस्कशन जो है होता था। तो आपने पढ़ा होगा मोनेस्ट्रीज। मोनेस्ट्रीज को जो है दूसरे वर्ड में हम किस नाम से जानते हैं, विहारा के नाम से जो है जानते हैं, ठीक है। विहारास के नाम से जो है मोनेस्ट्री को जाना जाता है। बसाडीज जो है ये किसको बोलते हैं, जैन टेम्पल, ठीक है। तो जैन टेम्पल को, जैन कम्युनिटी के जो टेम्पल्स होते हैं उनको हम बसाडीज के नाम से जानते हैं। बाकी गुरुकुल्स या चर्च वगैरह जो है वो एंशियंट टाइम पे क्या थे, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे। हमने आपको एंशियंट इंडिया में इन चीजों को जो है पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन करने से हमारी पढ़ी हुई चीजों की जो है रिवीजन होती है, हमारे कंसेप्ट की रिवीजन होती है, हम अपनी नॉलेज को क्या कर पाते हैं, आसानी के साथ अप्लाई कर पाते हैं। चलिए, क्वेश्चन 6, लिस्ट 1। यहाँ पे एक इनिशिएटिव है, ज्ञान है, एक है इम्प्रिंट 2 है, एक है डिजी लॉकर है, एक है स्वयं है। तो डिजी लॉकर स्वयं के बारे में आपको मालूम होगा क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन में रिपीटेड है। ज्ञान जो है ये 2015 का इनिशिएटिव है, ठीक है। ये 2015 का इनिशिएटिव लिया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जरिए। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि ज्ञान का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि इसके फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क। क्या है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क। देखिए, इस इनिशिएटिव का पर्पस ये था कि हमने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया था ताकि वर्ल्ड लेवल के या ग्लोबल लेवल के जो साइंटिस्ट हैं, जो टीचर्स हैं, ठीक है, उनको हम इंडिया में लाएं, इंडिया के हायर एजुकेशन से उनका हम कनेक्शन करा सकें, ताकि हम इंडिया का एजुकेशनल सिस्टम जो है बेहतर से बेहतर बना सकें। तो इस इनिशिएटिव का पर्पस यही था कि हम ग्लोबल लेवल के लोगों को लेकर आए इंडिया में, वो टीच करें, वो हमारी हेल्प करें, हमें बताएं। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से बाहर में लोगों को टीच किया जाता है, उनका जो सिलेबस होता है, उनका जो पढ़ाने का तौर तरीका होता है, तो अगर हम वहां के लोगों को यहाँ लाएंगे टीच करवाने के लिए, तभी हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वर्ल्ड लेवल का बेहतर से बेहतर बन सकता है, ठीक है। इम्प्रिंट जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, इम्प्लीमेंटिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इम्प्लीमेंट रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये ज्वाइंट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था किसके किसके जरिए, ये भी 2015 में ही किया गया था, ठीक है। ये जो है प्रेसिडेंट भी इसके अंदर शामिल थे, ठीक है। इसी तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी भी इसके अंदर शामिल थे, और यहाँ पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी जो है इसके अंदर शामिल थे। डिजी लॉकर आपको मालूम है, डिजी लॉकर भी जो है ये 2015 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। किसके जरिए, ये पीएम के जरिए लॉन्च किया गया था 2015 में, और स्वयं जो है ये 2017 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से। तो इसका सही आंसर क्या होगा,
ऑप्शन 4 है, ए को हम 3 से मैच करेंगे, टैप द टैलेंट पूल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंटरप्रेन्योर्स इंटरनेशनली। ठीक है, इंटरनेशनली या ग्लोबल लेवल के जो भी साइंटिस्ट है, जो भी इंटरप्रेन्योर्स है, उनके टैलेंट को हमें टैप करना है, यानी उनको हमें इंडिया में लेकर आना है ताकि हम इंडिया का एजुकेशनल सिस्टम बेहतर बना सकें। बी को हम से रिलेट करेंगे क्योंकि इम्प्रिंट इनिशिएटिव का मकसद यही था कि जो भी रिसर्च नॉलेज है उनको हमें क्या करना है, वाइबल टेक्नोलॉजी में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, डिजी लॉकर आपको मालूम है कि जहां पर डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें इशू होती हैं, उनका वेरिफिकेशन होता है। स्वयं जो है यहाँ पर हम एजुकेशन के इन प्रिंसिपल को एक्सेस करना चाहते हैं, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। तो ज्ञान का फुल फॉर्म आप याद रखो, इम्प्रिंट का फुल फॉर्म याद रखो, इंडिविजुअली भी इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ज्ञान का फुल फॉर्म है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क, इम्प्रिंट का फुल फॉर्म है इम्प्लीमेंटिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। चलिए, क्वेश्चन 7, हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रोसेस। ठीक है, यानी प्रिंटिंग प्रेस या प्रिंटिंग प्रोसेस को जो है सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो जॉन्स गुंटरबर्ग ने किया था इस चीज को, और ये कहाँ पे किया था? जर्मन में किया था। 1400 एडी के अराउंड में ये काम जो है हुआ था। ठीक है, इससे पहले जो है प्रिंटिंग प्रेस इंडिया के ताल्लुक से क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे पहला प्रिंटर या प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे हुआ था, तो उसका सही ऑप्शन था गोवा। चलिए, देवराशि नारदा इज ट्रीटेड एज अ फर्स्ट कम्युनिकेटर, यानी अगर इस बंदे को हम पहले कम्युनिकेटर के तौर पे ट्रीट करते हैं या इसको हम पहला कम्युनिकेटर मानते हैं, क्यों क्यों मानते हैं, तो उस चीज को आपको बताना है। क्या वो हमेशा दूसरों के अगेंस्ट बोलता है? ठीक है, ही रिपोर्ट फ्रॉम स्पॉट, मेडिटेट्स अमॉन्ग द पार्टीज एंड थिंक फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि वो जो है मौके से रिपोर्ट करता है, मौके वारदात जिसको हम बोलते हैं, यानी कोई भी मौका हुआ, कोई भी इवेंट हुआ, कोई भी फिनोमिना हुआ, तो उस मौके से ये क्या करता है? रिपोर्ट करता है, पार्टीज के दरमियान मेडिटेशन का काम करता है, यानी उनको मिलाने का काम करता है, और सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए जो है क्या करता है? सोचता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन पढ़ने से आपको लगेगा कि सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन 2 है, क्योंकि अगर हम किसी को एज अ कम्युनिकेटर फर्स्ट तौर पे शुमार करते हैं या कंसीडर करते हैं, तो उसका मतलब यही है कि ये बंदा जो है हमें पहले रिपोर्ट प्रोवाइड करता है, हमारी सोसाइटी के लिए जो है बेहतर सोचता है, लोगों के दरमियान मिलाने का काम करता है। ठीक है, लोगों को आपस में तोड़ने का काम नहीं करता है, एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलता है। तो ऐसे कम्युनिकेटर को ही हम फर्स्ट कम्युनिकेटर के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं, या पहला कम्युनिकेटर का नाम हम उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 2 जो है यहाँ पे सही है। तो आज की क्लास को जो है यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, क्लासेस, वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं, क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं, तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, और कमेंट में अपनी राय आप लोग जरूर दें कि वीडियो आपको कैसी लगती है। ठीक है, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।